सिर्फ धूप, पानी और हवा से अपनी सारी ऊर्जा कैसे बना लेता है? ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे है कमाल का विज्ञान। तो चलिए आज इसी दिलचस्प प्रक्रिया की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पौधे आखिर सूरज की रोशनी को उस जीवन देने वाली एनर्जी में बदलते कैसे हैं? वो एनर्जी जो सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पृथ्वी के लगभग हर जीव को चलाती है। और इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही छोटे, करीब करीब अदृश्य कण की यात्रा में, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। फोटो यानी रोशनी और उसकी मदद से बनाना एटीपी, जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है। बस आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? हम इसे एक कहानी की तरह देखेंगे। हम एक अकेले इलेक्ट्रॉन के सफ़र को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि वो पौधे की एनर्जी बनाने वाली मशीनरी के अंदर से कैसे गुजरता है। और यकीन मानिए, ये सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अब देखिए, हमारे इस इलेक्ट्रॉन के पास ना यात्रा के लिए दो रास्ते हैं। हम सबसे पहले चलेंगे मेन रास्ते पर, जिसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आसान भाषा में कहे तो ये सफ़र का मेन हाईवे है। इस मेन रास्ते को साइंटिस्ट्स जी स्कीम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसे कागज पर ड्रॉ करते हैं तो ये अंग्रेजी के जेड अक्षर जैसा दिखता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक वन वे ट्रिप है, मतलब एक बार हमारा इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पर निकल गया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो सफ़र शुरू होता है यहाँ से। जैसे ही सूरज की रोशनी फोटो सिस्टम 2 नाम की जगह पर पड़ती है, हमारा इलेक्ट्रॉन एकदम से एनर्जी से चार्ज हो जाता है। अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सीधा कूद जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और जैसे जैसे ये इस चेन में आगे बढ़ता है, अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी छोड़ता जाता है, और उसी एनर्जी से बनता है पहला जरूरी प्रोडक्ट, एटीपी, यानी सेल की एनर्जी। लेकिन रुकिए, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी एनर्जी खोने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंचता है अगले स्टॉप पर, फोटो सिस्टम आई। यहाँ सूरज की रोशनी से उसे मिलता है एक और जबरदस्त एनर्जी बूस्ट, और इस नई ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन को आखिर में NADP+ नाम के एक मॉलिक्यूल को सौंप दिया जाता है, जो उसे पकड़कर आगे के काम के लिए रेडी हो जाता है। और बस यहीं पर ये मेन जर्नी खत्म होती है। तो नतीजा क्या निकला? हमें मिली दो बहुत ही काम की चीजें। एक तो एटीपी यानी फौरन इस्तेमाल होने वाली एनर्जी, और दूसरा NADPH, एक और एनर्जी से भरा मॉलिक्यूल जो बाद में पौधे का खाना बनाने में काम आएगा। ठीक है, तो ये तो था मेन हाईवे। अब जरा हमारे इलेक्ट्रॉन के दूसरे रास्ते पर भी नजर डालते हैं। ये एक वैकल्पिक रास्ता है, समझ लीजिए एक तरह का शॉर्टकट या लूप है, जिसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सवाल उठता है कि भाई इस दूसरे रास्ते की जरूरत ही क्यों है? ऐसा तब होता है जब पौधे के सेल को ज्यादा NADPH नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ज्यादा ATP चाहिए होता है। या फिर एक और सिचुएशन है जब मेन रास्ते के लिए जो मशीनरी चाहिए वो उस जगह पर मौजूद ही ना हो। और यहीं पर लोकेशन मतलब जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट के कुछ हिस्सों में जैसे ग्रैनल लैमेला में दोनों फोटोसिस्टम मौजूद होते हैं, तो वहां मेन हाईवे यानी जेड स्कीम चल सकती है। लेकिन स्ट्रोमा लैमेला जैसे कुछ दूसरे हिस्सों में फोटोसिस्टम 2 और एक जरूरी एंजाइम होता ही नहीं है। तो अब सोचिए, उन जगहों पर जहां सिर्फ फोटोसिस्टम आई ही काम कर रहा है, वहां हमारे इलेक्ट्रॉन के पास जी स्कीम पर जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए उसे एक अलग रास्ता लेना पड़ता है, एक चक्कर काटना पड़ता है। इस दूसरे रास्ते पर कहानी शुरू होती है फोटोसिस्टम 1 से। इलेक्ट्रॉन को रोशनी से एनर्जी मिलती है, वो ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, लेकिन आगे जाने के बजाय वो घूमकर वापस वहीं आ जाता है जहां से चला था, यानी फोटोसिस्टम 1 में। ये बिल्कुल एक बंद लूप जैसा है, एक गोल चक्कर। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है एक पानी के पहिए की कल्पना करना। सोचिए, इलेक्ट्रॉन पानी की तरह है जो बार बार पहिए को घुमा रहा है, और हर बार जब ये पहिया घूमता है तो वो एक ही काम करता है, एनर्जी पैदा करना। और इस केस में वो एनर्जी है सिर्फ ATP। तो इस गोल चक्कर वाली यात्रा का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, ATP। जी हाँ, यहाँ कोई NADPH नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी आखिरी मंजिल तक तो कभी पहुंचता ही नहीं है।
ये एक स्पेशल प्रोसेस है जिसका बस एक ही मकसद है, सिर्फ एटीपी बनाना। चलिए, तो हमने इलेक्ट्रॉन के दोनों सफर देख लिए, एक सीधा और एक गोल। अब जरा इन दोनों रास्तों को आमने सामने रख के कंपेयर करते हैं, ताकि इनके बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। तो देखिए, जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ है। नॉन साइक्लिक यानी सीधे रास्ते में दोनों फोटोसिस्टम PS1 और PS2 काम करते हैं, जबकि साइक्लिक यानी गोल रास्ते में सिर्फ PS1। एक में इलेक्ट्रॉन का रास्ता सीधा है, वन वे है, तो दूसरे में सर्कुलर मतलब गोल गोल। और सबसे बड़ा फर्क वो है फाइनल प्रोडक्ट्स का। सीधा रास्ता ATP और NADPH दोनों बनाता है, जबकि गोल रास्ता सिर्फ ATP। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि पौधों के पास एनर्जी बनाने के लिए एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरीके हैं। ये अपनी उस पल की ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। ये कुदरत के शानदार डिज़ाइन का एक बेहतरीन नमूना है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, एक प्रोसेस 2 प्रोडक्ट बनाता है और दूसरा सिर्फ एक। ये एक पौधे की बदलती हुई एनर्जी की ज़रूरतों के बारे में क्या बताता है? मतलब जब पौधे को तेजी से बढ़ना होता है तो शायद उसे दोनों चाहिए, और जब सिर्फ कुछ मेंटेनेंस का काम करना हो तो सिर्फ ATP से काम चल जाता है। ये दोहरा सिस्टम एक पौधे के अंदर एनर्जी मैनेजमेंट की कमाल की समझ को दिखाता है ना? जरा सोचिए, हर एक पत्ता जो हमें दिखाई देता है उसके अंदर एक छोटा सा बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पावर प्लांट छिपा है, एक ऐसा पावर प्लांट जो हमारे पूरे ग्रह को चलाता है। तो आज हम इसी कमाल की इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब वो हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इसके पीछे छिपी है प्रकृति की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग। एक ऐसी प्रोसेस जो हर पल हर कोशिका के अंदर चल रही है। ये सिर्फ जिंदा रहने की बात नहीं है, ये तो सूरज की रोशनी से सच में जीवन बनाने की कहानी है। तो इस पूरी प्रोसेस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर लक्ष्य क्या है। देखिए, पौधे ये सारा काम करते हैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जिसका नाम है ATP। इसे सेल की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। मतलब जब भी सेल को कोई भी काम करना हो तो वो ATP खर्च करता है। ये एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह है। तो सवाल यही है कि सेल की ये बैटरी आखिर चार्ज कैसे होती है? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, केमियोस्मोसिस। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना एक ऐसी चीज से करना जिसे हम सबने देखा है या जिसके बारे में हम जानते हैं। और वो चीज है एक पनबिजली बांध, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। सोच कर देखिए, एक विशाल दीवार जो पानी की जबरदस्त ताकत को रोक कर रखती है और फिर उसे बिजली बनाने के लिए छोड़ती है। क्लोरोप्लास्ट भी, यकीन मानिए, ठीक यही काम करता है। बस फर्क इतना है कि ये सब कुछ एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है। और कमाल की बात यह है कि ये एनालॉजी कितनी परफेक्ट बैठती है। चलिए देखते हैं। जो बांध की दीवार है वो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। पानी की जगह पर है प्रोटॉन्स। जो जलाशय है यानी रेजर्वोयर, वो है ल्यूमिन, जहां ये प्रोटॉन जमा होते हैं। और शहर जिसे बिजली की जरूरत है वो है स्ट्रोमा। और सबसे जरूरी हिस्सा टर्बाइन, वो है ATP सिंथेज नाम का एक एंजाइम। इस तस्वीर को बस अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी पर टिकी है। तो ठीक है, कोई भी बांध बिजली कैसे बनाता है? सबसे पहला कदम पानी को रोककर एक जबरदस्त प्रेशर बनाना, है ना? क्लोरोप्लास्ट का भी सबसे पहला काम यही है। बस पानी की जगह यहाँ प्रोटॉन्स के साथ प्रेशर बनाया जाता है। और ये प्रेशर बनाने के लिए सेल एक साथ 3 काम करता है। ये पानी को तोड़ता है, प्रोटॉन्स को जबरदस्ती एक तरफ पंप करता है और एक और मॉलिक्यूल बनाकर इस प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों कदम मिलकर उस जलाशय को कैसे भरते हैं। सबसे पहला काम, सूरज की रोशनी की एनर्जी से सेल पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। और ये काम होता है बांध की दीवार के ठीक अंदर की तरफ। इसका नतीजा, इससे जो प्रोटॉन्स निकलते हैं वो सीधे हमारे जलाशय यानी लूमेन में जमा होने लगते हैं। बस यहीं से प्रेशर बनना शुरू हो गया। इसके ठीक बाद जैसे ही सूरज की रोशनी से चार्ज हुए इलेक्ट्रॉन्स एक तरह की असेंबली लाइन पर आगे बढ़ते हैं, वो एक प्रोटॉन पंप को चालू कर देते हैं।
और ये पंप क्या करता है? ये शहर यानी स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को उठाता है और उन्हें दीवार के पार जलाशय में फेंक देता है। तो अब जलाशय में प्रोटॉन्स का लेवल और भी बढ़ गया। और तीसरा कदम ये थोड़ा अलग है पर बहुत क्लेवर है। शहर की तरफ यानी झिल्ली के बाहर एक एंजाइम NADPH नाम का एक मॉलिक्यूल बनाता है। अब ऐसा करने के लिए उसे शहर यानी स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स खींचने पड़ते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, ये प्रोसेस जलाशय को नहीं भर रही बल्कि ये शहर की तरफ से प्रोटॉन्स को कम कर रही है। इससे दोनों तरफ का जो फर्क है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन 3 कदमों का नतीजा क्या निकला? ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स का एक विशाल भंडार और स्ट्रोमा में लगभग खालीपन। एक जबरदस्त ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक लबालब भरे बांध के पीछे पानी का जबरदस्त प्रेशर होता है। लेकिन सवाल ये है, सेल आखिर इतनी मेहनत कर क्यों रहा है? इस जबरदस्त प्रोटॉन प्रेशर को बनाने का मकसद क्या है? जवाब, एक शक्तिशाली बहाव बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी बांध की तरह जमा की हुई एनर्जी की असली ताकत उसे रिलीज करने में ही होती है। और अब आता है वो पल जब ये सारी मेहनत रंग लाएगी। अब वक्त है बांध के फाटक खोलने का और इस जमा की हुई एनर्जी को काम में लाने का। इन प्रोटॉन्स के पास बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक खास चैनल, जो हमारा टरबाइन और जनरेटर है, और इसका नाम है ATP सिंथेज एंजाइम। ये एंजाइम अपने आप में एक शानदार 2 हिस्सों वाली मशीन है। इसका जो CF0 हिस्सा है वो झिल्ली के अंदर का चैनल है, मतलब ये वो फाटक है जिससे प्रोटॉन्स तेजी से बहेंगे। और जो CF1 हिस्सा है वो बाहर शहर की तरफ निकला हुआ है। ये है असली टरबाइन जो घूमने वाला है। तो जैसे ही प्रोटॉन्स की बाढ़ उस CF0 चैनल से गुजरती है, वो CF1 टर्बाइन को जोर से घुमा देती है। और यही घुमाव, यही है वो मैजिक मोमेंट। इस घूमने की वजह से एंजाइम का शेप बदलता है और वो ADP और फॉस्फेट को जोड़कर एनर्जी से भरी हुई ATP बना देता है। ये सचमुच एक मॉलिक्यूलर जेनरेटर है जो एनर्जी बना रहा है। तो ठीक है, सेल ने अपनी बहुत सारी ATP बैटरियां चार्ज कर ली हैं, लेकिन इस एनर्जी का होगा क्या? इसका असली मकसद क्या है? फाइनल स्टेप पर जाने से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं। इस पूरी प्रोसेस के लिए 4 जरूरी चीजें क्या थी? एक मेम्ब्रेन यानी बांध की दीवार, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी जमा हुआ पानी, और ATP सिंथेज यानी हमारा टरबाइन। अब देखिए, ये जो एनर्जी बनी है ना, इसे कहीं स्टोर करके नहीं रखा जाता। जैसे ही ये बनती है, इसे फौरन तुरंत इस्तेमाल कर लिया जाता है। और कहाँ? वहीं पर जहाँ ये बनी है, स्ट्रोमा में, यानी हमारे शहर में। और यहीं पर इस पूरी कहानी का मकसद सामने आता है। हमारे माइक्रोस्कोपिक पन बिजली बांध से बनी ये सारी एनर्जी सीधे पौधे की शुगर फैक्ट्री को चलाने में लग जाती है। ये उन केमिकल रिएक्शंस को पावर देती है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर उसे शुगर में बदलते हैं। वही शुगर जो पौधे का खाना है, जो उसे बढ़ने और जिंदा रहने के लिए चाहिए। ये सोचना ही कितना अद्भुत है ना? हर एक पत्ती के अंदर ऐसे लाखों करोड़ों सूक्ष्म बांध हैं जो चुपचाप सूरज की रोशनी को जीवन के ईंधन में बदल रहे हैं। ये वाकई में सोचने पे मजबूर करता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर प्रकृति के और कितने अविश्वसनीय चमत्कार छिपे हुए होंगे। नमस्कार, आज हम एक जासूसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। ये कोई मामूली कहानी नहीं, ये कहानी है कार्बन की। हम ये पता लगाएंगे कि आखिर कैसे पौधे सिर्फ हवा और रोशनी से जिंदगी बना लेते हैं। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि सूरज की रोशनी से पौधों को एनर्जी मिलती है, पर असली सवाल तो ये है कि पौधे उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, किसी ठोस चीज जैसे कि चीनी या पत्तियों में कैसे बदल देते हैं। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने निकले हैं। तो हमारी कहानी का ये हिस्सा ठीक वहां से शुरू होता है जहां लाइट रिएक्शंस खत्म होते हैं। इस फेज को कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज। असल में असली बिल्डिंग का काम तो यहीं पर होता है। तो लाइट रिएक्शन के बाद हाथ में क्या लगा? हमें मिला ATP, जो पौधे की एनर्जी करेंसी है, और NADPH, जिसे एक तरह का केमिकल पावर बैंक समझ लीजिए। ऑक्सीजन, वो तो बस एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे भूल जाइए। कहानी के असली हीरो तो ये ATP और NADPH ही हैं, जो आगे के काम के लिए फ्यूल का काम करते हैं।
अच्छा, तो एक सवाल जो सबके मन में आता है, अंधेरे में क्या होता है? कई लोगों को लगता है कि इस बायोसिंथेटिक फेज को डार्क रिएक्शन कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये अंधेरे में होता है। पर क्या ये बात सच है? मजेदार बात यह है कि इसे डार्क रिएक्शन कहना असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी हां, ये नाम ही एक तरह से गलत है, पर क्यों? चलिए पता करते हैं। तो देखिए, पॉइंट ये है, ये प्रोसेस सीधे सीधे लाइट पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये लाइट रिएक्शन में बने प्रोडक्ट्स पर यानी एटीपी और एनएडीपीएच पर पूरी तरह से निर्भर है। मतलब जैसे ही लाइट बंद हुई, एटीपी और एनएडीपीएच बनना बंद और कुछ ही देर में ये रिएक्शन भी ठप। तो ये अंधेरे में नहीं होता, बल्कि ये लाइट से बने फ्यूल पर चलता है। अब चलते हैं कहानी के असली जासूसी वाले हिस्से पर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साइंटिस्ट्स में एक होड़ सी मची थी ये पता लगाने की कि जब CO2 पौधे के अंदर जाता है तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है। ये कार्बन के कोड को क्रैक करने जैसा था। तो इस कोड को तोड़ने के लिए हमारे जासूस मेल्विन केल्विन के पास एक कमाल का टूल था, रेडियो एक्टिव कार्बन 14। इस खास कार्बन की मदद से वो पौधे के अंदर कार्बन के रास्ते को ट्रैक कर सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जासूस सुरागों का पीछा करता है। उनका तरीका सुनने में बड़ा सिंपल था, पर था बहुत ब्रिलियंट। उन्होंने एल्गी यानी शैवाल को रेडियो एक्टिव CO2 दिया और फिर फट से सिर्फ कुछ ही सेकंड के बाद रिएक्शन को रोक दिया। अब काम बस इतना था कि ये पता लगाया जाए कि वो रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले किस मॉलिक्यूल में पहुंची। और बिंगो, पहला सुराग हाथ लग गया। CO2 फिक्सेशन का जो पहला प्रोडक्ट था वो एक 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड था। इसका नाम था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या शॉर्ट में कहें तो PGA। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन जैसा हर अच्छी डिटेक्टिव कहानी में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट था। साइंटिस्ट्स को जल्द ही ये एहसास हुआ कि सारे पौधे एक ही नियम को फॉलो नहीं करते। तो अब अगला सवाल ये था, क्या वाकई सारे पौधे सबसे पहले यही 3 कार्बन वाला एसिड बनाते हैं या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं? और जवाब मिला नहीं। जिन पौधों में पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला PGA था उन्हें कहा गया C3 पौधे। लेकिन फिर एक और ग्रुप मिला जिसमें पहला प्रोडक्ट एक 4 कार्बन वाला एसिड था जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या OAA। इन पौधों को नाम दिया गया C4 पौधे। लेकिन चलिए C4 की कहानी को अभी साइड में रखते हैं और वापस C3 की सबसे बड़ी पहेली पर आते हैं। एक ऐसी पहेली जिसने साइंटिस्ट को सालों तक उलझाए रखा। सवाल था, आखिर वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो शुरुआत में CO2 को एक्सेप्ट करता है? अब ये एक सिंपल मैथ प्रॉब्लम जैसा लग रहा था, है ना? कोई एक अनजान मॉलिक्यूल है, उसमें CO2 से एक कार्बन जुड़ता है और नतीजा होता है 3 कार्बन वाला PGA। तो बताइए, उस अनजान मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होने चाहिए? जाहिर है जवाब 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ही लगता है ना? 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन बराबर 3 कार्बन, बिल्कुल सिंपल। और साइंटिस्ट ने भी यही सोचा और बस इसी सोच के साथ उन्होंने कई साल उस 2 कार्बन वाले कंपाउंड को ढूंढने में लगा दिए। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कमाल की बात यह कि वो उन्हें कभी मिला ही नहीं। सोचिए कितनी बड़ी निराशा हुई होगी। और फिर जब सब लगभग हार मान चुके थे, तब जवाब सामने आया। और ये वो जवाब था जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। ये कहानी का असली क्लाइमैक्स था। जो जवाब मिला वो इतना हैरान करने वाला था कि उसने सबको चौंका दिया। वो जो सिंपल सा दिखने वाला मैथ था, असल में वो एक छलावा था। जवाब 2 नहीं था, जवाब था 5। जी हां, CO2 को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था और इस हीरो मॉलिक्यूल का नाम है राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट या शॉर्ट में RUBP। ये एक 5 कार्बन वाली कीटोज शुगर है। होता यह है कि जब ये 5 कार्बन RUBP एक कार्बन वाले CO2 को एक्सेप्ट करता है तो वो फौरन टूटकर 3 कार्बन वाले PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बना देता है। तो देखा, आखिर में मैथ काम कर ही गया। 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन हुए 6 कार्बन, जो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में बट गए। इस खोज ने एक बहुत बड़ी पहेली तो सुलझा दी, पर इसने एक नया सवाल भी खड़ा कर दिया। ये 5 कार्बन वाला RUBP बार बार वापस बनता कैसे रहता है? खैर, ये